हाँ, तो हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स। सर, ये जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स क्या है? देखिए, अगर सिंपल मीनिंग में समझाने की कोशिश करूँगा तो मॉड्यूल में इसकी डेफिनेशन सम सेट ऑफ पैटर्न गाइडिंग द फ्यूचर कंडक्ट ऐसी लैंग्वेज में दिया है। अब एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। मान लीजिए कि आने वाले दिनों में आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। से सपोज 2020 में आपकी एग्ज़ाम है। अब मुझे कोई ये बताएगा, क्या ये बताएगा मुझे कि आप इस एग्ज़ाम के लिए क्या पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर रेफर करेंगे? तो आंसर है यस। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई अगर एग्ज़ाम अच्छे परसेंटेज के साथ अगर उसको अगर क्रैक करना है तो वो क्या करेगा कि पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर रेफर करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे यही सिमिलर बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की है। कहना क्या चाहता है लॉ कि जो भी पास्ट में केसेस हो चुके हैं, ठीक है, किसी इशू के ऊपर, तो बस उसी पास्ट केसेस को अगर सिमिलर केसेस फ्यूचर में आ जाता है, सिमिलर में अगर कोई इंसिडेंट सिमिलर केसेस अगर फ्यूचर में आ जाता है, मान लीजिए 2015 में कोई केस थी, ठीक है, एक्सीडेंट की केस थी, मुझे मतलब से एक कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो 2020 में या फिर 2016 में, 17 में, 18 में सिमिलर एक्सीडेंट की केसेस तो आ सकती है ना। तो अगर वो केस सेटल करना है, 2020 की केस अगर सेटल करना है, तो जज साहब को क्या करना है? तो कुछ नहीं, जज साहब को वो जो पास्ट में जो सिमिलर केस थी उसमें क्या डिसीजन दिया था उसको फॉलो करना है। बस उसी को हम बोलेंगे प्रेसिडेंट्स। पिछली केसेस को फॉलो करना, आज की केसेस का डिसीजन देने के लिए, उसी को हम बोलेंगे जुडिशियल डिसीजंस, जो रिकॉर्ड करके रखे गए हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी केसेस का डिसीजन, नए नए डिसीजंस होते, वो कहीं ना कहीं पे तो रजिस्टर हो जाते, उसका कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड रहता है। आज की डेट में केस का जजमेंट देने के लिए पास्ट में हुई सिमिलर केस का जजमेंट यूज करना, उसे बोलेंगे हम जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स। अब यहाँ पे एक इसेंशियल बात मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा ज़रा ध्यान से सुनिए कि प्रेसिडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं गाइडेंस और अथॉरिटी। मतलब क्या है सर? यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करो। यहाँ पे पहले पार्ट में यहाँ पे दिया है, पहले पार्ट में यहाँ पे क्या दिया है कि प्रेसिडेंट्स या तो गाइडेंस या फिर क्या हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं। सर, अथॉरिटेटिव और गाइडेंस का मतलब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है? तो सुनिए, कुछ नहीं, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रेसिडेंट्स है जो गाइडेंस की तरह काम करेंगे और कुछ प्रेसिडेंट्स है वो अथॉरिटी की तरह काम करेंगे। सर, नहीं समझा, गाइडेंस और अथॉरिटी मतलब क्या है? मतलब क्या है मैं थोड़ा बाद में समझाने की कोशिश करूँगा इसको। थोड़ा यहाँ पे ये पॉइंट अपन ये कंसिडर कर लीजिए आप पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात लेते हैं हाई कोर्ट की। मैं हाई कोर्ट्स का ये पहला पॉइंट यहाँ पे रीड करता हूँ। द डिसीजंस of a high court are binding on all subordinate courts and tribunals within its jurisdiction। क्या कहने की कोशिश की है? सिंपली देखो कि अगर कोई हाई कोर्ट डिसीजन देता है, देखिए इंडिया में हर एक स्टेट का अलग हाई कोर्ट है। जैसे कि महाराष्ट्र का हाई कोर्ट बॉम्बे में है, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से हम जानते हैं। गुजरात का हाई कोर्ट, तमिलनाडु का, कर्नाटक का हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट्स, हर स्टेट का एक अलग कोर्ट है, हाई कोर्ट है। उसके ऊपर क्या रहता है? सुप्रीम कोर्ट रहता है। हाई कोर्ट के नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट का ट्रिब्यूनल्स है और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ठीक है।
अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। मतलब हर जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो यहाँ पे कहने की ये कोशिश की है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई केस के ऊपर डिसीजन दे दिया है, मान लीजिए सपोज मर्डर का केस है, यहाँ पे चल रहा है, किसी ने मर्डर कर लिया है यहाँ पे, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, उसी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने वैसे ही मर्डर की अगर कोई केस आ जाती है, तो हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, सबसे पहले मर्डर में सपोज हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यहाँ पे उम्र कैद की सज़ा ही देगा। मतलब क्या है, जो भी हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दे दिया है, वो डिसीजन उस हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एज इट इज़ फॉलो करेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, वो सही हो गलत हो फिर भी, ठीक है, तो सही हो या फिर गलत हो, जो भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उसका डिसीजन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, उनके ऊपर वो बाइंडिंग कंपल्सरी हो जाएगा। अब दूसरी लाइन यहाँ पे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट हैव ओनली परसुएसिव वैल्यू इन अ कोर्ट विच इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर हाई कोर्ट। हाँ, यहाँ पे ये एक बात क्लियर कर दी इन्होंने कि एक हाई कोर्ट का डिसीजन क्या दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा, कंपलसरी होगा। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर कंपलसरी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर है नो। क्या कहने की कोशिश की है यहाँ पे कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट किसी केस का जजमेंट अगर देता है, तो सपोज सिमिलर केस गुजरात हाई कोर्ट में भी चल रही है, तो गुजरात हाई कोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, वर्ड कंपलसरी नहीं है, ओनली अ परसुएसिव वैल्यू है। सर परसुएसिव वैल्यू मतलब क्या है, ओनली रेफरेंस वैल्यू। मतलब गुजरात हाई कोर्ट अगर चाहे तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन हुआ था उसका रेफरेंस ले सकता है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर उस केस के लिए उम्र कैद की सज़ा दे दी है, तो गुजरात हाई कोर्ट को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस केस में उम्र कैद की ही सज़ा देनी पड़ेगी। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने की कोशिश करो, गुजरात हाई कोर्ट यहाँ पे अलग सा डिसीजन दे सकता है। वो यहाँ पे सज़ा कम भी कर सकता है या फिर सज़ा बढ़ा भी सकता है। मतलब क्या, मरने की सज़ा भी यहाँ पे दी जा सकती है। तो यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान देने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कर रहा कि गुजरात हाई कोर्ट ये डिसीजन रेफर कर सकता है या नहीं। अगर गुजरात हाई कोर्ट को लगता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही डिसीजन दे दिया था, हमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो गुजरात हाई कोर्ट एज इट इज़ क्या कर सकता है, एज इट इज़ वो डिसीजन यहाँ पे फॉलो भी कर सकता है। लेकिन फॉलो ही करना पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है वो सिर्फ परसुएसिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये रही बात। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बेंचेस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जो मैंने पहले कहा था कि जुडिशियल डिसीजंस या तो गाइडेंस हो सकते हैं या फिर अथॉरिटी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बात समझाने की कोशिश करूँगा, गाइडेंस और अथॉरिटी मतलब क्या है। देखिए, क्या हाई कोर्ट का डिसीजन उसके नीचे के कोर्ट्स जो है, नीचे के कोर्ट्स मतलब उसी स्टेट के जो नीचे के उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनके लिए कंपलसरी है, तो इसका आंसर है हाँ। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, क्या एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन के लिए दूसरे हाई कोर्ट के लिए कंपलसरी है? क्या बॉम्बे का डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट के लिए कंपलसरी है? तो इसका आंसर है नहीं। तो पहले का आंसर हाँ था, दूसरे का आंसर नहीं है। तो ये वर्ड यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट्स है, प्रेसिडेंट्स मतलब पास्ट डिसीजंस जो है वो एज अ गाइडेंस हो सकते हैं। मतलब गाइडेंस किसके लिए होंगे? देखिए, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में किसी केस का डिसीजन एक डिसीजन आया था, तो वो डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ गुजरात हाई कोर्ट उसको गाइडेंस के तौर पे ले सकता है। ठीक है, गाइडेंस के तौर पे ले सकता है, मतलब वो उसके लिए सिर्फ परसुएसिव वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू है, वो उनके ऊपर कंपलसरी
नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, तो महाराष्ट्र के सभी कोर्ट्स के लिए वो डिसीजन क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा, कंपल्सरी रहेगा। मतलब अगर हाई कोर्ट डिसीजन दे रहा है तो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए वो जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो क्या रहेगा, अथॉरिटेटिव रहेगा। अथॉरिटेटिव मतलब वो अथॉरिटी बन जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट का डिसीजन उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए क्या बन जाएगा, अथॉरिटी बन जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट्स जो है वो या तो गाइडेंस हो सकते हैं या फिर अथॉरिटी हो सकते हैं। गाइडेंस किसके लिए हो सकते हैं, एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के लिए गाइडेंस हो सकता है, लेकिन एक हाई कोर्ट का डिसीजन उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए अथॉरिटेटिव बन जाएगा, अथॉरिटी बन जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन फॉलो करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू डिसीजंस ऑफ इक्वल बेंचेस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बेंचेस की जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे बेंचेस मतलब क्या होता है, देखिए पॉइंट नंबर 2 पे यहाँ पे दिया है कि इन अ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में देखा जाए अ सिंगल जज, अगर किसी डिसीजन के लिए अकेला जज काम कर रहा है, मतलब अकेला जज वहाँ पे बैठा है, तो उसे स्मॉलेस्ट बेंच कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। यहाँ पे अ बेंच ऑफ 2 जजेस, मतलब एक ही केस के लिए 2 जज मिलके यहाँ पे डिसीजन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिवीजन बेंच बोलेंगे। और अगर 3 और 3 से ज़्यादा मिलके अगर जज किसी केस को डिसीजन देने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, फुल बेंच बोलेंगे। ठीक है, सो डिसीजन ऑफ सच बेंच इज अ बाइंडिंग ऑन अ स्मॉलर बेंच। तो सिंपल कहने की बात है, आपके घर में बड़ों का सुनना पड़ता है, किसी का बड़ा भाई होगा या फिर बड़ी बहन होगी तो बड़े का सुनना ही पड़ता है। तो यहाँ पे यही बात कहने की कोशिश की है कि अगर 3 बेंच वाले लोगों ने, मतलब 3 बेंच वाले जजों ने अगर डिसीजन दे दिया है तो वो एक बेंच, अगर सिमिलर केस, ठीक है मैं सिमिलर केसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा समझने की कोशिश करो, वही सिमिलर केस किसी और साल में या फिर उसी साल में अलग समय पे हाई कोर्ट का कोई सिंगल जज यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अलग केस है लेकिन सिमिलर केस है, तो 3 जज ने मिलके क्या डिसीजन दिया था, वही डिसीजन वो सिंगल जज को भी देना पड़ेगा, भले ही 3 लोगों ने दिया हुआ डिसीजन यहाँ पे गलत ही क्यों ना हो। एक बार फिर से बोलता हूँ कि 3 लोगों ने अगर डिसीजन दे दिया है, ठीक है, 3 लोगों ने मिलके किसी केस के ऊपर कोई डिसीजन दे दिया है, वही सिमिलर केस मान लो कुछ समय बाद कोई एक जज हैंडल कर रहा है। ठीक है, कोई एक जज हैंडल कर रहा है या फिर कोई 2 जज हैंडल कर रहे हैं, तो 1 या 2 से तो 3 बड़े होते हैं, तो मतलब वो 3 लोगों ने मिलके जो डिसीजन दे दिया है वो 2 लोगों के बेंच के लिए और 1 लोगों का जो बेंच है उनके लिए वो कंपलसरी डिसीजन हो जाएगा। वो 3 लोगों ने जो डिसीजन दिया है वही डिसीजन ये 2 जज वाले बेंच के लिए या फिर 1 जज वाले बेंच के लिए कंपलसरी रहेगा, भले ही वो 3 लोगों का डिसीजन गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, तो कहने की कोशिश की क्या की जा रही है यहाँ पे, जितना हाईएस्ट बेंच होगा वो लोअर बेंच के लिए यहाँ पे अथॉरिटी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि हाईएस्ट वाले जो है वो लोएस्ट वालों के लिए अथॉरिटेटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो बड़ों का यहाँ पे जितना बड़ा बेंच होगा उससे नीचे जो भी बेंचेस आएंगे उन लोगों को बड़ी की मतलब बड़े बेंच जो भी है फुल बेंच का यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे कंपलसरी बन जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, द हाई कोर्ट्स आर कोर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन, देयरफॉर द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट इज नॉट। अब यहाँ पे रीजन दिया है कि क्यों एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द हाई कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन, उस जुरिस्डिक्शन के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने वाला कोर्ट होता है हाई कोर्ट। जैसे कि गुजरात को कोऑर्डिनेट करने वाला कोर्ट कौन सा है, गुजरात हाई कोर्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीज़न दिया है। ठीक है, ये इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मेन बात मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एंड इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एंड अदर जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, ना तो उसके आगे कोई कोर्ट है, ठीक है, ना तो उसके बराबर कोई कोर्ट है।
ठीक है। तो सबसे बड़ा कोर्ट है, उनका डिसीजन फाइनल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनती, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो वो सभी इंडिया के सभी हाई कोर्ट्स के लिए वो क्या बन जाएगा, एप्लीकेबल बन जाएगा और कंपलसरी यहाँ पे अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट बन जाएगा। कंपलसरी अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर में कोई डिसीजन दे दिया है, वही सिमिलर मैटर अगर किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के सामने आ जाता है तो हाई कोर्ट को ये ज़रूरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फॉलो करे और उनके स्टेट में वही डिसीजन पास करे जो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के लिए सबसे पहले पास किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाकी के सभी कोर्टों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल बन जाता है, बाइंडिंग बन जाता है। जैसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 जो सेम समलिंगी या फिर सेम जेंडर वालों के हित में जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन सभी हाई कोर्ट्स को एप्लीकेबल है, कंपलसरी है, बाइंडिंग है। किसी भी स्टेट में अगर दो समलिंगी या फिर सेम जेंडर वाले लोग अगर आपस में रहना चाहते हैं तो वो आपस में रह सकते हैं। ये जो डिसीजन हाल ही में दिया है वही डिसीजन सभी हाई कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर उनके सामने वही सिमिलर केस आ जाती है तो, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 141 में ऐसा यहाँ पे एक क्लियर कर दिया है दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा वो सब इंडिया के कोर्ट्स जो है वो चुपचाप से मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द वर्ड्स लॉ डिक्लेयर्ड इंक्लूड्स एन ऑबिटर डिक्टम प्रोवाइडेड इट इज अपॉन पॉइंट रेज्ड आर, ठीक है। यहाँ पे एक केस का रेफरेंस यहाँ पे दिया है बिमला देवी वर्सेस चतुर्वेदी, ठीक है। तो ये 1953 की केस है, इस केस का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। लेकिन ध्यान देने की कोशिश करो यहाँ पे, हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट एवरी स्टेटमेंट इन अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ द बाइंडिंग इफेक्ट। लेकिन हर चीज़ का मतलब हर जो भी डिसीजन दे देता है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी स्टेटमेंट भी करता है तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पे कंपलसरी नहीं होंगे, सिर्फ डिसीजंस जो होंगे मेन उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स बोल देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की ये कोशिश करेंगे, आर्टिकल 141 में ये भी दिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे क्या बोला है, द एक्सप्रेशन ऑल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि मेरा जो डिसीजन है वो सभी कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2010 का डिसीजन 2015 में अगर सिमिलर केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ही के सामने, ठीक है। देखिए यही मैं 377 का एग्जांपल लेके ये बात समझाने की कोशिश करना चाहूँगा। यहाँ पे 2010 में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 377 मतलब सेम जेंडर वाले लोग, समलिंगी लोग आपस में एक साथ नहीं रह सकते थे 2010 तक, ठीक है। 2010 हो गया या फिर 2018 तक बोल दीजिए, ठीक है। 2018 तक कोर्ट ने बोल दिया था कि ये रॉन्ग है, गलत है, एंटी सोशल है, समाज के अगेंस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कस्टम नहीं है, इंडिया में लोग ऐसा नहीं रह सकते, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, ठीक है। तो क्या वो जो डिसीजन दिया था वो सभी एप्लीकेबल हो जाता था हाई कोर्ट्स को? तो हाँ, अगर 2010 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि सेम जेंडर वाले लोग आपस में नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट हो इंडिया का दूसरा, उसको वो जजमेंट को या फिर उस डिसीजन को खारिज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मैटर है वो आगे भी बढ़ा, कुछ लोगों ने इसको थोड़ा रेज करके रखा और केस और ज़्यादा इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो ये 2000 शायद तो भी 2019 में इसके ऊपर डिसीजन आ गया है। तो 2019 में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ही अलग से डिसीजन आ गया है, ठीक है। ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट का अलग से डिसीजन क्या आ गया कि नहीं, कि आज की अगर तारीख में देखा जाए तो सेम जेंडर के लोग आपस में अगर वो लोग खुद से चाहे तो रह सकते हैं, ठीक है, खुद से चाहे तो रह सकते हैं, अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ठीक है। तो ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो अब आप यहाँ पे ये बोलेंगे आप कि सर सुप्रीम कोर्ट ने ही 2010 में डिसीजन दे दिया था और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ही इस डिसीजन को बदल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है,
क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ऑल कोर्ट्स डज नॉट इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट्स। मतलब सर, मतलब ये कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दूसरे बेंच के दूसरे सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरे बेंच के सामने वो कंपलसरी नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट्स के लिए कंपलसरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसी बेंच ने 2010 में दिया था, तो 2015 वाले बेंच के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी नहीं है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस के मामले में अलग डिसीजन दिया था, वही केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सोच के फिर बाद में वो डिसीजन चेंज किया, और डिसीजन चेंज करके फिर बाद में नया डिसीजन दे दिया। तो वो नया जो डिसीजन होगा वो अब सभी यहाँ पे एप्लीकेबल बन जाएगा। सर, अब हाई कोर्ट कौन सा डिसीजन फॉलो करे, 2010 का डिसीजन फॉलो करे या 2015 या 2020 का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का फॉलो करे? तो देखिए, हाई कोर्ट सबसे लास्ट वाला लेटर विल प्रिवेल। लेटर विल प्रिवेल का मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट वाला जो डिसीजन है वो फॉलो करेगा। ठीक है, जो लेटेस्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो डिसीजन सब बाकी के सभी हाई कोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया है रेप के सिलसिले में। सबसे पहले क्या होता था, रेप के सिलसिले में उम्र कैद की सज़ा हो जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बदल दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल दिया। वो दिल्ली के निर्भया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब फांसी की सज़ा दे दी। अब फांसी की सज़ा दे दी है तो वो डिसीजन बाकी सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला डिसीजन था उम्र कैद का, वो बदल के सुप्रीम कोर्ट ने नया डिसीजन दे दिया। तो कहना ये है यहाँ पे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट किसी के बारे में कोई केस के बारे में या जजमेंट दे देता है, डिसीजन दे देता है, तो वो सभी हाई कोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसी दूसरे बेंच, सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरे बेंच के लिए कितना एप्लीकेबल है, तो वो ओनली परसुएसिव वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू है। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के किसी और बेंच के लिए एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे मैं काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है? तो देखिए, डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे जो सबसे पहले डिसीजन हुआ है उसे हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स बोलेंगे। मतलब कोई नया मैटर था, नया मैटर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने सबसे पहले डिसीजन दे दिया। सबसे पहले मतलब कोई नया इशू था, नए इशू के ऊपर पहला डिसीजन जो आया है उसे हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स बोलेंगे। परसुएसिव प्रेसिडेंट्स मतलब क्या है? ऐसा डिसीजन जिसकी ओनली रेफरेंस वैल्यू है, परसुएसिव वैल्यू है। मतलब केस नंबर एग्जाम्पल नंबर दो में मैंने क्या बताया था कि गुजरात हाईकोर्ट के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन ओनली परसुएसिव वैल्यू रहेगा, ना तो वो कंपलसरी होगा, ना तो वो बाइंडिंग है, ना तो वो अथॉरिटी है। फिर बाद में है एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स मतलब मैंने ये बोला था कि हाई कोर्ट का डिसीजन बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए क्या हो जाएगा? अथॉरिटी बन जाएगा, कंपलसरी बन जाएगा, बाइंडिंग बन जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाकी सभी हाई कोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल कंपलसरी बन जाएगा। ठीक है, फिर बाद में कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स मतलब क्या है कि कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो वो अथॉरिटी बन जाएगा। अगर नहीं कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे वो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारी डिसाइसिस। इसको मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जो काफ़ी डीप में लेक्चर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारी डिसाइसिस, तो यहाँ पे सिंपली डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारी डिसाइसिस मतलब क्या है कि एडहेयर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग विच आर इस्टेब्लिश। मतलब अगर पहले ही सिमिलर केस के ऊपर डिसीजन हो चुका है तो उस डिसीजन को फॉलो करो, दूसरा डिसीजन देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डिसीजन अथॉरिटी बन चुका है, अथॉरिटी मतलब क्या है? जैसे कि हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन बाकी के डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के लिए क्या है, महाराष्ट्र के, तो कंपलसरी है। तो जो डिसीजन कंपलसरी बन चुका है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टार ई डिसाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्टार ई डिसाइसिस बोलेंगे। ठीक है, जो डिसीजन अथॉरिटेटिव बन चुका है उसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ स्टार ई डिसाइसिस बोलेंगे। सिंपल वर्ड में बोला जाए, द प्रिंसिपल मीन्स दैट लाइक केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक। जैसे ही हाई कोर्ट ने केस को डिसाइड किया है वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो सिमिलर मैटर को कभी भी मतलब
फ्यूचर में कभी भी आए तो उस सिमिलर केस को सिमिलर तरीके से ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है रेशियो डिसाइडेंडी। रेशियो डिसाइडेंडी मतलब क्या है ये रेशियो देखिए, रेशियो डिसाइडेंडी मतलब ये होता है कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल डिसीजन, मतलब जज साहब ने किस बेसिस पे ये डिसीजन दे दिया। मतलब आपने कई बार सुना होगा जज साहब डिसीजन देते वक्त क्या बोलते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे डबल इन्वर्टेड कॉमा इस नतीजे पे जो पहुंची है, कौन सा नतीजा, ये जो भी केस का डिसीजन है वो जज साहब ने क्यों दिया, मतलब कौन से सबूत और कौन से गवाह है, क्या एक्चुअली यहाँ पे क्राइम हुआ है या फिर क्या सीन हुआ है, क्या सिनारियो हुआ है, किस सिनारियो के बेसिस पे जज साहब ने मेहरबानी करके हमारे ऊपर ये डिसीजन दे दिया है, वो जो लाइन्स है उसको बोलेंगे हम रेशियो डेसिडेंडी बोलेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिए। फिर बाद में है ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मतलब क्या है, सेड बाय द वे। सेड बाय द वे मतलब क्या है कि ओरिजिनल डिसीजन देते समय जज साहब ने कुछ और बातें भी कह डाली, कुछ अलग ही बोला कि जो कि केस से रिलेटेड नहीं है। अब ये जो केस से रिलेटेड नहीं है तो वो केस का पार्ट या फिर जजमेंट का पार्ट नहीं है। सर ये अलग से देने की क्या ज़रूरत है, जज साहब ने कुछ भी बोला होगा तो उसके लिए अलग से ऑबिटर डिक्टा बोलने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। सेड बाय द वे ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो। यहाँ पे रेशियो डिसिडेंडी उसके ऊपर ये कंसेप्ट दिए है। रेशियो डिसिडेंडी में ये बोला है कि जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो क्यों दिया है, इसका डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखा है, उसे हम रेशियो डिसिडेंडी बोलते हैं। लेकिन जो पार्ट डिसीजन देते समय जज साहब ने अलग से बोला है, जो कि डिसीजन का पार्ट तो नहीं है, डिसीजन का पार्ट नहीं है, जज साहब ने ऐसे ही बोल दिया था वो आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर हमको ये डिसीजन आगे चल के रेफर करना है तो डिसीजन का कौन सा पार्ट रेफर करना है ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाए, इसीलिए ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग रखी है। मतलब एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। एग्जांपल क्या है कि सपोज कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में अगर डेडलॉक हो जाता है सपोज मैनेजमेंट में। सर डेडलॉक मतलब क्या है, डेडलॉक मतलब दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर में डिस्प्यूट्स चल रहा है और बिजनेस बंद है, कई दिनों से बिजनेस बंद है, दोनों में प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है। तो सपोज मैटर चला गया, किसी कोर्ट में मैटर चला गया और कोर्ट में मैटर जाने के बाद यहाँ पे जज साहब ने बोल दिया अगर 6 महीने से अगर बिज़नेस बंद है तो ऐसे बिज़नेस करके कुछ तो फ़ायदा है नहीं, दोनों पार्टनर में तो जम नहीं रही है, तो सीधा बिज़नेस का क्या कर दो, वाइंडिंग अप कर दो। लेकिन जज साहब ने क्या बोल दिया, वाइंडिंग अप कर दो बिज़नेस का, सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि इस फर्म को वाइंडिंग अप कर देना चाहिए, डिसोल्यूशन कर देना चाहिए इसका, ठीक है। ये रीज़न तो बोल दिया, लेकिन जज साहब ने ये बोलते बोलते ये भी बोल दिया कि अगर यहाँ पे ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती तो मैं यहाँ पे ये डिसीजन नहीं दे सकता था। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती तो पब्लिक लिमिटेड की कंपनी में अगर डेडलॉक हो भी जाता है मैनेजमेंट में तो यहाँ पे नया डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए मैं बोल देता, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे मैं वाइंडिंग अप का डिसीजन दे रहा हूँ। अब मुझे बोलिए पार्टनरशिप की केस में यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कुछ रोल है क्या, नहीं है। लेकिन जज साहब ने क्या कर दिया, ये डिसीजन को देते समय ये दूसरा डिसीजन भी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, ऑबिटर डिक्टा बोलेंगे, ठीक है। तो सेड बाय द वे ऐसे ही जज साहब ने कह दिया। फिर बाद में आता है हमारा स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। ये कंसेप्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।